According to the concept of resonance, whenever a single Lewis structure cannot describe a molecule accurately, a number of structures with similar energy, positions of nuclei, bonding and non-bonding pair of electrons are taken as the canonical structures of the hybrid which describes the molecule accurately. जैसा आप यहाँ पर ओजोन के केस में देख रहे हैं, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ लुईस स्ट्रक्चर में 121 लग रहा है, डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ सिंगल बॉन्ड की वजह से 148 लग रहा है। लेकिन अगर आप बॉन्ड लेंथ मेजर करेंगे ओजोन के केस में तो वो दोनों बॉन्ड लेंथ बराबर आती है। और ये बात एक्सप्लेन करने के लिए ये दो स्ट्रक्चर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी मेरे को आपको सही से एक्सप्लेन करने के लिए कि ये जो डबल बॉन्ड है इट कैन बी शिफ्टेड इन बिटवीन दीज टू ओ बॉन्ड ओ, कभी यहाँ पर आएगा, कभी यहाँ पर डबल बॉन्ड, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ डबल बॉन्ड। तो इस तरह से जो डबल बॉन्ड्स हैं वो इतनी तेजी से एक दूसरे दोनों तरफ शिफ्ट होंगे कि दोनों ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप हो जाएगा। और इसीलिए जो बॉन्ड लेंथ है वो ओ डबल बॉन्ड ओ और ओ सिंगल बॉन्ड ए के इंटरमीडिएट हो जाएगी। देखिए ओ डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड लेंथ कितना 121 है और ओ सिंगल बॉन्ड ओ इज 148 पीएम। लेकिन अगर आप एक्चुअल बॉन्ड लेंथ देखेंगे तो वो कितना आएगा 128 पीएम आएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट और सेकंड दे आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं थर्ड, ये इन दोनों को डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहा है और ये कहलाएगा आपका रेजोनेंस हाइब्रिड। एक बात ध्यान रखना है कि एटम्स की जो पोजीशन है वो वही रहनी है। देखिए तीनों स्ट्रक्चर्स में एटम की पोजीशन वही है। दूसरी बात, तीनों स्ट्रक्चर में जो बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनका नंबर सेम रहना है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड, दो दूसरा पाई बॉन्ड और तीसरा ये सिंगल बॉन्ड, तो टोटल 3 बॉन्ड्स हैं यहाँ पर, यानी कि टोटल 6 बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स है। तो सभी में आप देखेंगे 6 बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और जो लोन पे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो भी सेम रहेगा। यहाँ कितने 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ भी आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल नंबर ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन विल आल्सो बी सिमिलर इन द स्ट्रक्चर्स। जैसे मैं कल आपको कार्बोनेट का स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर रहा था, उसमें आप देखेंगे कार्बोनेट के स्ट्रक्चर में भी ऐसा ही था कि जितने भी पोजीशंस है एटम्स की वो सेम रहेंगे। देखिए आप ऑक्सीजन कार्बन अपनी अपनी जगह है। जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने समय बराबर है 4 बॉन्ड्स और लोन पे इलेक्ट्रॉन का नंबर भी यहाँ पर सेम है। इसी तरह से CO2 मॉलिक्यूल में भी आप देख सकते हैं। CO2 मॉलिक्यूल के रेजोनेंस को मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा, इस तरह से ये कार्बन C ट्रिपल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O पॉजिटिव नेगेटिव, इसको ऐसे भी डिस्क्राइब। और ये लोन पेयर्स आगे 1 2 3 4 5 6 और ये इस पर आ गया आपके पास 6 to 8 और ये 8 हो गया। इसको मैं ऐसा भी शो कर सकता हूँ कि इस बार ट्रिपल बॉन्ड इधर चला गया आपके पास और ये चार्ज आपका पॉजिटिव आ गया 6 to 8 और ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन का भी, इस ऑक्सीजन का भी, इस कार्बन का भी। तो ये आपस में दोनों क्या है रेजोनेंस हाइब्रिड है। और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये C सिंगल बॉन्ड O और C ट्रिपल बॉन्ड O के बीच में लगातार शिफ्ट करता रहता है, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें दोनों जो C बॉन्ड O बॉन्ड लेंथ है बराबर हो जाती हैं और वो C ट्रिपल बॉन्ड C और C सिंगल बॉन्ड O के इंटरमीडिएट रहेगा, यानी कि दोनों तरफ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड एक तरफ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड इधर ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड जो है ये दोनों कार्बन बॉन्ड O के बीच में लगातार स्विच ओवर करता रहेगा, शिफ्ट होता रहेगा, जिसकी वजह से दोनों C बॉन्ड O बॉन्ड लेंथ कैसी हो गई है
बराबर हो गई है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ही रखेगा। तो ये तो दोनों बॉन्ड लेंथ सेम है CO2 मॉलिक्यूल के अंदर, वो रेजोनेंस की प्रेजेंस को कंफर्म करता है CO2 मॉलिक्यूल में। तो रेजोनेंस इन CO2 फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड मॉलिक्यूल आर 3 कैनोनिकल फॉर्म्स। ये वाला स्ट्रक्चर ये रहा आपका, ये वाला स्ट्रक्चर ये रहा, है ना। और ये इन्होंने बॉन्ड्स नहीं दिखाए हैं तो बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है क्या हो रहा है, इसलिए मैंने बॉन्ड और लोन पे इलेक्ट्रॉन दोनों ही आपको दिखा दिए गए, राइट। तो इस तरह से CO2 की कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें चार्ज अगर नहीं दिखाई पड़ेगा तो वो रिएक्शन नहीं हो सकती। तो वो पॉसिबिलिटी कैसे हो पाएगी, विद द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रक्चर। लेकिन दोनों बॉन्ड लेंथ कैसी है, कार्बन डाइऑक्साइड के अगर आप मेजर करोगे बराबर है, तो ये इस स्ट्रक्चर से पता चलेगा आपको। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया इसका। तो इस तरह से रेजोनेंस जो है एक वो फिनोमेना है जिसकी जरूरत तब पड़ती है जब हम एक सिंगल मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को एक साथ डिस्क्राइब नहीं कर सकते और उसे एक्सप्लेन करने के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। आपको जैसे मैंने बताया, ये स्ट्रक्चर हम ऐसा नहीं बना सकते सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड वैसा कर, नहीं। एटम्स की जो पोजीशन है वो वही रहेगी, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन अपनी जगह ही रहेंगे। नंबर ऑफ बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन्स वो सेम रहेगा, ऐसा आपको मैंने अभी बताया था। कुछ मिसकंसेप्शंस भी रहते हैं रेजोनेंस के बारे में, तो उसे यहाँ पर एनसीईआरटी ने थोड़ा सा बच्चों को क्लियर किया है। पहली बात क्या कहा उन्होंने, द कैनोनिकल फॉर्म्स हैव नो रियल एग्जिस्टेंस। ये जो स्ट्रक्चर्स हमने आपको बना के दिखाई है कैनोनिकल फॉर्म वाले, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। रियल में एग्जिस्ट करने का सेंस ये है कि अगर हम चाहें कि ये वाला स्ट्रक्चर आइसोलेट कर लें, ये अलग आइसोलेट कर लें, ये अलग आइसोलेट कर लें, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इतना तेजी से, कभी डबल बॉन्ड यहाँ पर है फिर यहाँ पर नेक्स्ट में यहाँ पर, इतना तेजी से इंटर कन्वर्टेबल है कि हम इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर को आइसोलेट नहीं कर पाते। और ये तीनों बॉन्ड लेंथ कैसी हैं, बराबर है, सी बॉन्ड ओ सी बॉन्ड ओ सी बॉन्ड, तीनों बॉन्ड लेंथ बराबर है। इसका क्या रीजन किसको बताएं, तो इसका जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है वो हमें रेजोनेंस से ही मिलता है। इसके अलावा कोई तरीका हमारे पास नहीं है कि किसी को ये समझा पाए कि क्यों कार्बोनेट के केस में तीनों सी बॉन्ड ओ सी बॉन्ड ओ सी बॉन्ड ओ बॉन्ड लेंथ इक्वल हो गई है। तो यहाँ जो बात है इनकी कि द कैनोनिकल फॉर्म हैव नो रियल एग्जिस्टेंस, इसका मतलब ये है कि हम इसे आइसोलेट करके आपको नहीं दिखा सकते। देखो बच्चों, ये फर्स्ट वाली फॉर्म आ गई, ये देखो सेकंड वाली फॉर्म आ गई, ये बहुत तेजी से एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्टेबल है। मैंने कल भी आपको बताया था कि आपके हाथ में अगर 5 का नोट हो और सामने वाला एक पर्सन उसके उसको आप उसको दो 5 नोट, फिर वापस दो, बहुत तेजी से ये पॉज करो, कभी 5 नोट उससे दीजिए उससे वापस दीजिए, आपको ये लगेगा नहीं 5 करोड़, सामने वाला जो देख रहा होगा उसको ये अंदाजा ही नहीं हो पाएगा 5 करोड़ किसके पास बोलूं मैं, तो दोनों के पास ही काउंट होगा। ठीक है। सेकंड बात है, द मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर ए सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ टाइम इन वन कैनोनिकल फॉर्म एंड फॉर अदर फ्रैक्शन ऑफ टाइम इन अदर कैनोनिकल फॉर्म, जो मैंने आपसे कभी इस फॉर्म में कभी इस फॉर्म में, देयर इज नो सच इक्विलिब्रियम बिटवीन कैनोनिकल फॉर्म एज दे हैव बिटवीन टाउटोमेरिक फॉर्म्स। या आपने एक आइसोमेरिस पढ़नी, टाउटोमेरिस, उसमें क्या होता है, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स होते हैं पर उनकी परसेंटेज फिक्स होती है। जैसे मान लीजिए ये ए कभी बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी कभी सी में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि दो ए बी में बी ए में, एक स्टेज ऐसी आती है दोनों का कंपोजिशन कांस्टेंट हो जाता है। मान लीजिए 50 ये 40% रह गया तो ये 60% होगा। तो इस तरह का कंपोजिशन नहीं होता कि आप कहते हैं कि जो स्ट्रक्चर है उसमें ये 10% कंट्रीब्यूशन इसका, 20% इसका है, 30% इसका, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो ये बात उन्होंने क्लियर की, देयर इज नो सच इक्विलिब्रियम बिटवीन द कैनोनिकल फॉर्म एज वी हैव बिटवीन टाउटोमेरिक, यानी कि जो आइसोमेरिक फॉर्म्स होती है उसमें हम देखते हैं। फिर है द मॉलिक्यूल एज सच हैज अ सिंगल स्ट्रक्चर which is resonance hybrid of the canonical form and which cannot as such be depicted by a single Lewis structure। जैसे CO2 में मैंने आपको बताया था सी डबल बॉन्ड होकर के हम डिपिक्ट कर देते हैं, तो कोशिश की जाती है कि एक ऐसा सिंगल स्ट्रक्चर हम ले लें जिससे कि पूरा स्ट्रक्चर जो है एक ही सिंगल स्ट्रक्चर से डिपिक्ट हो सके, और वो कहलाएगा आपका रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द कैनोनिकल फॉर्म। जैसे यहाँ कोशिश करें अगर इन तीनों को एक्सप्लेन करने की, तो ऐसा हम कर सकते हैं। देखिए कार्बन आ गया, यहाँ ऑक्सीजन आ गया, यहाँ ऑक्सीजन आ गया, यहाँ ऑक्सीजन आ गया,
दो पे किसी पे नेगेटिव चार्ज दिखा दो, कार्बोनेट पे CO2 नेगेटिव है, तो यहाँ पे डॉटेड ये डॉटेड डबल बॉन्ड दिखा रहे हैं। ये क्या बता रहा है? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर को डिपिक्ट कर रहा है। तो ये स्ट्रक्चर कराएगा आपका रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दिस कैनोनिकल फॉर्म। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड के कहलाएंगे, अभी कैनोनिकल फॉर्म्स कहलाएंगे। Now we move to next topic, that is the polarity of bond. Today we will discuss about the polarity of bond. मैंने कल आपको बताया था, जैसे डाइपोल सॉरी कल आपको ये बात थी, जैसे डाइपोल मोमेंट की हम बात करें, जैसे HCl है, HCl में मैंने आपको बताया वो जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है दैट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ Cl, जिसकी वजह से ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और इस तरह से मॉलिक्यूल के अंदर एक डाइपोल डेवलप हो जाएगा। उस डाइपोल मोमेंट को डिपिक्ट करने के लिए या शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिपिक्ट करने के लिए एक क्रॉस एरो का यूज हम करते हैं। क्रॉस टेल एरो कहलाता है, जो ये बता रहा है कि जो बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी कि Cl की तरफ शिफ्ट हो गया है। अब क्योंकि बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो गए, जिससे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो गए मॉलिक्यूल के अंदर, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल है वो एक डाइपोल मोमेंट रखेगा, which can be defined as the product of the magnitude of charge and the distance. डाइपोल मोमेंट अगर मेजर करना हो, that is the product of charge into distance. चार्ज और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है दैट विल गिव अस द डाइपोल मोमेंट। चार्ज की यूनिट होती है बच्चों कूलम, और डिस्टेंस को हम मीटर में ले लेते हैं, तो हम इसको C/M या फिर इसको डिवाई भी लिख सकते हैं। डिवाई जो है वो यूनिट है डाइपोल मोमेंट की, जो प्रोडक्ट है चार्ज इनटू मीटर का, डिस्टेंस को अगर हम मीटर में ले लेते हैं तो डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन जो एटम्स के बीच में। तो हमसे जनरली ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछते, डाइपोल मोमेंट क्या है, इसकी यूनिट क्या है, ये चीज़ें कम पूछते हैं, लेकिन क्वेश्चन किस तरह से हमसे पूछे जाते हैं वो मैं देखिए आपको बताता हूँ। हमसे क्वेश्चन ये पूछते हैं, जैसे आपके सामने ये कुछ मॉलिक्यूल्स इन्होंने डिपिक्ट किए हुए, इन मॉलिक्यूल्स में आप देख सकते हैं, जैसे ये BF2 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेरिलियम और फ्लोरीन, ये दोनों डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम है, और इसमें F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कहाँ शिफ्ट रहेगा? फ्लोरीन की तरफ रहेगा। ये मैंने शो करने की कोशिश की है। तो जो हम डायरेक्शन दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग का, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ दिखाएंगे क्रॉस्ड टेल एरो की हेल्प से। ये बता रहा है जो डायपोल मोमेंट है या जो डायरेक्शन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज फ्रॉम बेरिलियम टू F। तो ये बॉन्ड कैसा हो गया आपका? पोलर। इस पे बेरिलियम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड सॉरी पार्शियल पॉजिटिव, और फ्लोरीन पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो क्वेश्चन हमसे इसलिए ऐसा आता है कि Be बॉन्ड F इज अ पोलर बॉन्ड बट BeF2 इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या क्वेश्चन है? BeF जो बॉन्ड है वो तो पोलर है, लेकिन BeF2 जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है? नॉन पोलर। तो इसे आप कैसे बताएंगे? BeF2 के शेप से बताएंगे। अभी ये शेप्स आपको पता नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, एक दिन का ये शेप्स आपको लर्न हो जाएंगे फिंगर टिप्स पर। लेकिन आज समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो यहाँ पर BeF2 है, इसमें इसका जो शेप है वो कैसा है? लीनियर शेप है। एक Be बॉन्ड F ये आ गया, एक Be बॉन्ड F आ गया। देखिए यहाँ पर जो डायरेक्शनल डाइपोल है क्या होगा? Be to F, F क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहाँ कैसा होगा? Be to F। तो ये दोनों जो डाइपोल्स हैं ये एक दूसरे के इक्वल मैग्नीट्यूड में है, क्योंकि Be बॉन्ड F के बीच में ही ये डेवलप हो रहा है, और इनके डायरेक्शंस कैसे? अपोजिट हैं। आप देखिए इधर ये लेफ्ट में, ये राइट में ओरिएंटेड हो रहा है इस मॉलिक्यूल के अंदर। तो जो नेट डाइपोल मोमेंट है म्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो क्वेश्चन हमसे ऐसे ही आता है, Be बॉन्ड F इज अ पोलर बॉन्ड बट
BeF2 is a non-polar molecule because its dipole moment comes zero. Dipole moment को हम म्यू से एक्सप्रेस करते हैं और इसकी यूनिट होती है डिबाई। इसी तरह से और भी एक क्वेश्चन हो सकता है, जैसे हमसे कहें कि जो बीई बॉन्ड एच है, बीई बॉन्ड एच जो है वो पोलर है। एच एक नॉन मेटल है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेरिलियम से ज़्यादा होती है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ होगा, बी टू एच। लेकिन जो BeH2 मॉलिक्यूल है वो कैसा है, नॉन पोलर, तो उसका रीजन भी बिल्कुल ऐसे ही आएगा जैसे BeF2 का है। आप देखेंगे BeH2 में जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो कहाँ होगा, बेरिलियम टू एच। तो डाइपोल्स यहाँ कैसे काम कर रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, और इसलिए एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, और जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है BeH2 का क्या आएगा, जीरो आएगा। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ ले रहे हैं। देखिए BF3 का मॉलिक्यूल है, मैं आपके लिए इसको BeF3 को ऐसे बना देता हूँ। ये दिस इज बी बॉन्ड एफ, दिस इज बी बॉन्ड एफ, दिस इज बी बॉन्ड एफ। यहाँ पे एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जो डाइपोल्स हैं वो बोरॉन टू फ्लोरीन वर्क करेगा, और जो शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन की वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन की तरफ होगा। तो इस तरह से हम शो करेंगे क्रॉस्ड टेल एरो की हेल्प से। ये देखिए आप देख रहे हैं एक डाइपोल अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है और दो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ज्योमेट्री है BF3 की वो ट्राइगोनल प्लेनर है, जिससे आप ट्राइंगल बनाते हैं। ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, जिसमें सेंटर में बोरॉन एटम है और ये तीनों कॉर्नर पर जो है ये एफ के एटम आ गए। आप देखेंगे जो डाइपोल अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है और ये जो डाइपोल डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करने वाले डाइपोल मोमेंट के इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। इसलिए BF3 का जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो क्या रहेगा, जीरो। तो क्वेश्चन ऐसे ही आता है यहाँ पर, BeF3 in BeF3 B bond F, या सॉरी इन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड B bond F is a polar bond but BF3 is a non-polar molecule। तो आप देखेंगे B bond F bonds are oriented at angle of 120 degree to one another. The three bond moments give us net sum of zero as the resultant of any two is equal and opposite to the third। ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो काम कर रहे हैं, इनका जो अगर रिजल्टेंट आप देखेंगे तो वो बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट इन मैग्नीट्यूड होगा जो डाइपोल ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, और इसलिए एक दूसरे को ही कैंसिल कर देंगे, और जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो क्या आएगा, जीरो आएगा। इसी तरह से एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये आपको मिलता है एग्जाम में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आउट ऑफ NH3 and NF3 which has higher dipole moment and why। क्वेश्चन कैसा आता है हमारे पास, NH3 और NF3 में किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है और क्यों है। देखिए आप देख सकते हैं आपके सामने दोनों स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। इसमें जो NH3 है इसका शेप होता है पिरामिडल, N बॉन्ड H N बॉन्ड H N बॉन्ड H, और ये दो लोन पेयर इस पर रहते हैं NH3 पर। ऐसे ही NH3 में भी लोन पेयर रहेंगे। N के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन का यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ इन्वॉल्व हो गया, H के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन है, और जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोन पेयर की फॉर्म में नाइट्रोजन में प्रेजेंट रहेंगे NH3 और NF3 में। आप देखेंगे NH3 का पिरामिडल शेप होने की वजह से और N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो कहाँ रहेगा, H2N रहेगा, H2N रहेगा, H2N रहेगा। और इस लोन पेयर की वजह से जो डाइपोल मोमेंट है वो अवे फ्रॉम द नाइट्रोजन काम करेगा, यानी कि नाइट्रोजन से दूर काम करेगा इस लोन पेयर की वजह से। इसी तरह से NF3 में आप देखेंगे F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी N से ज़्यादा है, तो अब जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, ये जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ होगी, टुवर्ड्स फ्लोरीन एटम, क्योंकि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, ज़्यादा है। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ होगा, नाइट्रोजन टू फ्लोरीन N2F।
और लोन पेयर की वजह से मैंने आपको बताया जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से जो डाइपोल्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेंगे। आप देख सकते हैं NH3 में तीनों डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, अपवर्ड, और ये जो लोन पेयर की वजह से वो भी एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है, तीनों अपवर्ड और ये वाला भी अपवर्ड। तो इस तरह से ये डाइपोल जो हैं ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं, ये सब एक ही डायरेक्शंस में काम कर रहे हैं। जबकि NH3 में क्या हो रहा है, 3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक अपवर्ड में, और इन तीनों का यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में काम करें। अब ये 3 है, ऊपर 1 है, तो लोन जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर नहीं है, तो इसीलिए NF3 के केस में कुछ डाइपोल जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में काम करने वाले डाइपोल से कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो NH3 का कैसा आएगा, ज्यादा आएगा देन द NF3, क्योंकि NH3 के केस में जितने भी डाइपोल्स हैं वो सब सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, जबकि NF3 में 3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और एक अपवर्ड डायरेक्शन में डाइपोल वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को कुछ ना कुछ कैंसिल जरूर करेंगे एक दूसरे के इफेक्ट को, और NF3 का जो डाइपोल मोमेंट है वो NH3 के मुकाबले थोड़ा सा कम हो जाएगा। देखिए इसका मैग्नीट्यूड दे रखा 4.90 इंटू 10⁻30 और इसका कितने 0.80 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर। तो यही बात उन्होंने बताई है। इन केस ऑफ NH3 द ऑर्बिटल डाइपोल ड्यू टू लोन पेयर is in the same direction as the resultant dipole moment of n bond H bonds, whereas in NF3 the orbital dipole is in the direction opposite to the resultant dipole moment of the 3 n bond F bonds. The orbital dipole because of lone pair decreases the effect of the resultant n bond F bond moment which results in the low dipole moment of NF3 represented below। जैसा आप देख रहे हैं इसमें यहाँ पर जो डाइपोल्स है, रिजल्टेंट डाइपोल है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3 काम कर रहे हैं NF3 में, वो जो लोन पेयर की वजह से डाइपोल मूवमेंट काम कर रहा है और वाइटर डाइपोल मूवमेंट काम कर रहा है उसके इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। और यहाँ जो रिजल्टेंट है 1 2 3 का वो सेम डायरेक्शन में, जैसा कि इस ऑर्बिटल में जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है उनकी वजह से जो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, out of NH3 and NF3 which has higher dipole moment, so you will answer NH3 has higher dipole moment than NF3, और इसका रीजन आप ये बताएंगे, in case of NH3 all the dipoles are working in the same direction, where in case of NF3 3 dipoles are working in one direction and one orbital dipole is working in opposite direction. That's why they cancel out the result of each other, and overall the dipole moment of NH3 molecule will be higher than that of NF3 molecule, right? Now we move to the next topic. देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये इसलिए एग्जिस्टेंस में आई क्योंकि जो लुइस अप्रोच थी, कॉसेल एंड लुइस की अप्रोच थी, उससे ये बात को समझ में आ रहा था कि जो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे उनके शेप्स क्या होंगे। तो ये बात वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें एक्सप्लेन करेगी कि क्या रीजंस रहते हैं, क्यों केमिकल बॉन्ड बनते हैं, और अच्छे से बताएगी। और जो शेप्स हैं वो किस तरह से डिसाइड होते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, जैसे मैं अभी बता रहा था BeF2 का शेप लीनियर होगा, BF3 का आपका ट्राइगोनल प्लेनर होगा, और भी बहुत सी बातें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन की। तो आपको ये याद रखना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिटलर एंड लंदन, राइट। तो ये जो है हिटलर लंदन ने इसको एक्सप्लेन किया था, इंट्रोड्यूस किया था, और उसके बाद फर्दर इसको पॉलिंग ने एक्सप्लेन किया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिटलर इन लंदन एंड डेवलप्ड बाय पॉलिंग एंड अदर। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेसिकली ये कहती थी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में अवेलेबल हैं ओनली दे कैन पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, और
इन्होंने ये कहा बॉन्ड जब भी बनेगा तो दो तरह के इंटरेक्शंस काम करते हैं, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। लेकिन बॉन्ड का फॉर्मेशन तभी हो सकता है जब कि बॉन्ड जो अट्रैक्टिव हैं, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन है, उनका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो देन द रिपल्सिव फोर्सेस। देखिए क्या कहना था इनका। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती थी, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है किसी भी एटम का, ये कोई दूसरा एटम हमारे पास है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसकी शेल है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे तीन तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे। देखिए, एक तो लगेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्शन। ऐसे ही दूसरे एटम का न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन। दूसरा दूसरा जो आपको इंटरेक्शन लगे वो रहेगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। और जो तीसरा लगेगा वो लगेगा आपका प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन। प्रोटॉन पे दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, दोनों रिपेल करेंगे। इलेक्ट्रॉन दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉन्ड तभी बन सकता है जब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन है उसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन से ज़्यादा हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दो एटम्स दिखाए गए हैं, इसमें सेंटर में न्यूक्लियस है और ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे तीन तरह के इंटरेक्शन काम कर रहे हैं। एक तो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन काम कर रहा है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन काम कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन काम कर रहा है। तो यहाँ पर बॉन्ड तभी बन सकता है जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन फोर्स हो उसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाले रिपल्शन से ज़्यादा हो। और इन्होंने ये भी बताया जब भी बॉन्ड बनेगा तब एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। और ऐसा इन्होंने देखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के केस में ग्राफ की हेल्प से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इस ग्राफ में आपको ये बताया जा रहा है कि जब हाइड्रोजन के एटम, देखिए इसमें क्या किया है इस ग्राफ में, एक्स एक्सिस पर ले लिया है आपको इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पर आपको इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ले लिया है, और वाई एक्सिस पर ले ली है एनर्जी। और ये जो आप देख रहे हैं जीरो, यहाँ पर ये एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी। और अगर आप डाउनवर्ड जाएंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ऊपर जाएंगे तो एनर्जी पॉजिटिव होगी। तो इन्होंने इस तरह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया है। देखिए, जब हाइड्रोजन के एटम्स, ये हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, जब ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं तो इनके बीच में किसी तरह का कोई भी फोर्स और रिपल्शन नहीं लग रहा है, दोनों काफ़ी दूर है और इनकी एनर्जी कैसी है, काफ़ी हाई है। ठीक। लेकिन जब ये आपस में एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक दूसरे के क्लोज आएंगे, तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। ये न्यूक्लियस है इनके, ये इनकी शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर जैसे ये बॉन्ड बनना शुरू होगा तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाएंगे, और अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होने की वजह से जो एनर्जी है मॉलिक्यूल की, H2 मॉलिक्यूल की, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी जब ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे, जब ओवरलैप करना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो ग्राफ देख रहे हैं आपको रेड वाला, ये देखिए लगातार डिक्रीज हो रहा है जैसे एटम पार्ट एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। और जब ओवरलैपिंग मैक्सिमम हो गई ऑर्बिटल्स के बीच में, आपको मालूम है एस सब शेल के बीच में ओवरलैपिंग होगी इस तरह से, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, शेयरिंग होगी। तो जब ओवरलैपिंग की जो एक्सटेंट है वो मैक्सिमम होगी, उस समय ये H सिंगल बॉन्ड H जो है ये डेवलप हो जाएगा। और ऐसे समय में
जो एनर्जी है H2 मॉलिक्यूल की वो क्या होगी, लीस्ट होगी। देखिए 435.8, यानी कि जब कभी भी मॉलिक्यूल बनेगा, बॉन्ड बनेगा, तो एनर्जी हमेशा रिलीज होगी। और उल्टा अगर इसको बोलें, जब भी आपको H2 मॉलिक्यूल को तोड़ना होगा H एटम्स में, तो एनर्जी आपको रिक्वायर्ड रहेगी, जो कहलाएगी आपकी बॉन्ड एंथैल्पी। तो इस फिगर से ये डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है कि जब हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे से बहुत दूर हैं, तो उनके बीच में किसी तरह का कोई भी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस नहीं रिपल्शन है। फोर्स लगेगा। हाँ, रिपल्सिव फोर्स बिल्कुल लगेंगे, लेकिन ये बॉन्ड तभी बनेगा जब इनके बीच में वर्क करने वाला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्शन फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन से ज़्यादा होगा। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो लेकिन जब अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, तो एनर्जी मॉलिक्यूल की लगातार डिक्रीज होती जाती है, जैसा आप इस रेड ग्राफ के स्लोप से देख रहे हैं। और ये जो मिनिमम एनर्जी इसकी हुई है, ये हमें ये डिपेक्ट कर रहा है कि अब इस मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो चुकी है, बॉन्ड बन चुका है। और अगर हम इसे फर्दर एक दूसरे के और क्लोज लाने की कोशिश करेंगे, तो इनके जो ये न्यूक्लियस हैं, ये फर्दर एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे, और फिर से जो एनर्जी है मॉलिक्यूल की बढ़ना शुरू हो जाएगी। और ये जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी, उतनी जो अनस्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। यानी कि ये जो मैक्सिमम फॉल है एनर्जी का, ये जो पीक आपको दिख रही है यहाँ पर ग्राफ के अंदर, ये डिपेक्ट कर रहा है कि अब जो ओवरलैपिंग है वो मैक्सिमम एक्सटेंट तक हो रखी है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में, यानी कि बॉन्ड डेवलप हो चुका है। इससे ज़्यादा क्लोज हम H के एटम्स को एक दूसरे के नहीं ला सकते, और अगर लाने की कोशिश करेंगे तो इनके बीच में ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर प्रोटॉनिक रिपल्शन का मैग्नीट्यूड फिर से बहुत बढ़ जाएगा देन द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्टिव फोर्सेस, और फिर से जो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी है वो कम होती जाएगी, और आप देख रहे हैं जो एनर्जी है फर्दर बढ़ती चली जाएगी। तो इस ग्राफ से उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है आपको कि जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा, तो एनर्जी जो है मॉलिक्यूल की वो काफ़ी लो हो जाएगी, और वो एनर्जी कहलाएगी आपकी बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, या इसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोल सकते हैं, या बॉन्ड एंथैल्पी भी इसको आप बोल सकते हैं। तो देखिए ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस आपको मिलेगी, वो डिस्टेंस कहलाएगी आपकी बॉन्ड लेंथ, यानी कि 74 pm जो है, दैट इज द बॉन्ड लेंथ बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स। ये डिस्टेंस कितनी होगी, 74 pm होगी, जो कि बॉन्ड लेंथ कहलाएगी एच सिंगल बॉन्ड एच के बीच की। और ये जो मिनिमम एनर्जी है, यही बॉन्ड एंथैल्पी भी है, क्योंकि इतनी अगर आपको फिर से इन्हें तोड़ना है, इसे इस वाली फॉर्म में लेना है, तो आपको इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ही देनी पड़ेगी H2 मॉलिक्यूल को, तभी हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं ब्रेकअप हो जाएंगे हाइड्रोजन एटम्स में। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है ड्यूरिंग द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन 3 तरह के इंटरेक्शंस रहते हैं, जिनमें से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्टिव रहेंगे, प्रोटॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव रहेंगे। और बॉन्ड तभी बन सकता है जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में वर्क करने वाला अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटर इलेक्ट्रॉनिक और इंटर प्रोटॉनिक जो रिपल्शन से उनसे ज़्यादा हो। तो ये बात अब हमेशा के लिए आप याद रखेंगे, जब भी बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। The potential energy curve for the formation of H2 molecule as a function of internuclear distance of H atoms. The minimum in the curve correspond to the most stable H2. Now we come to the formation of sigma and pi bond.